शरीफ ने कर्ज लेकर बड़ी मुश्किल से बेटी का फर्ज अदा किया था कि जब वो हामला हुई तो इसका शौहर इसे मैके छोड़ गया और बड़ी मुश्किल से शरीफ ने बेटी की डिलीवरी करवाई। तो बच्चे की पैदाइश हुई तो शौहर लेने चला आया। तो बेटी रोते हुए बोली, अब्बा, मेरा शौहर बहुत जालिम है, मुझे इसके साथ नहीं जाना। लेकिन हालात से तंग बाप ने बेटी को जबरदस्ती भेज दिया और पास खड़ी माँ कुछ भी ना कर सकी। 5 माह गुजर गए तो बेटी की कोई खबर ना आई। तो माँ बाप बेटी को मिलने चले गए। तो सामने का मंजर देखकर बाप अपना सर पीटने लगा क्योंकि इनकी बेटी। शरीफ शर्मिंदा शर्मिंदा सा आंखें झुकाए अपने सेठ के सामने बैठा था। इसका सेठ इसे तासुफ से देख रहा था। कहने लगा, तुमने तो ये काम ही पकड़ लिया है। अभी पिछले महीने तुम्हारी बीवी बीमार थी, तुमने मुझसे 10,000 का कर्जा लिया था और अब कह रहे हो कि बेटी की शादी है, तुम्हें 2 लाख चाहिए। देखो, अगर मैं तुम्हें हर महीने कर्जे के नाम पर लाखों रुपए देता रहा तो मैं कंगला हो जाऊंगा। शरीफ ने नम आंखों से अपने सेठ के सामने हाथ जोड़े और कहा, साहब जी, बस ये आखिरी दफा दे दें। बेटी की शादी का मसला है और मैं तो वो भी बहुत सादगी से कर रहा हूँ। बस जरूरत की ही 4 चीजें इसे देनी है और घर से ही रुखसत करना है। मेरा यकीन माने कि मैं आपकी पाई पाई लुटा दूंगा और अपनी ड्यूटी से ज्यादा आपको वक्त भी दे दूंगा। रात 12 1 2 बजे तक, जब तक आप चाहें मैं आपका काम करता रहूंगा। लेकिन इस वक्त मेरी बच्ची की रुखसती और शादी का मामला है। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि बेटियों की इज्जत बड़ी नाजुक होती है। लड़के वालों ने यकदम ही शादी मांग ली, वरना मैंने तो रिश्ता करते वक्त 6 महीने का वक्त लिया था। सेठ ने एक गहरी सांस भरी और सामने रखे चेक बुक से एक चेक लिया और इसमें रकम दर्ज करके वो चेक शरीफ के हाथ में थमा दिया। कहने लगे, ये आखिरी बार तुम्हारे ऊपर मेरा एहसान है। इसके बाद मुझसे बिल्कुल उम्मीद ना रखना कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शरीफ ने अपने आंसू पोंछे और खुशी से वो चेक लिया और कहने लगा, साहब जी, आप फिक्र ही ना करें, मैं दोबारा आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। दूसरी बेटी तो अभी मेरी 14 बरस की है, इसकी शादी को भी 5 4 साल है। इंशाल्लाह तब तक तो मैं खुद ही पैसों का इंतजाम कर लूंगा। सेठ कहने लगा, देखो, तुम्हारी बेटी की शादी हो या ना हो, लेकिन मैं तुम्हें एक भी छुट्टी नहीं दे सकता। शादी का वक्त ऐसा रखना जो मेरे काम में रुकावट न डाले। ये सुनकर शरीफ कुछ मुतफक्कर सा हुआ था, लेकिन फिर फौरन से मान गया। 50 साल की उम्र में भी वो बेहद कमजोर, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा ही दिखता था। लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ इस पर बहुत ज्यादा था। खाना खाने बैठता तो फिक्रें इस कदर सर पर सवार होती कि एक रोटी से ज्यादा इसके हलक से उतरती नहीं थी। 3 बेटियां थीं, बेटा कोई नहीं था। बेशक तीनों ही साबिर और फर्माबरदार थीं, लेकिन बिना जहेज के कोई भी रुखसत करवाने को तैयार न था। बड़ी बेटी 20 साल की हो चुकी थी। रिश्ता करते वक्त शरीफ ने लड़के वालों को साफ कह दिया था कि 6 माह तक वो रुखसती दे सकता है। तब तो इन्हें तराज ना था, लेकिन अब कहने लगे कि इनकी दादी बहुत बीमार है, इसकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है और इसकी आखिरी ख्वाहिश है कि पोते की शादी देख ले। 1 महीने में ही उन्होंने रुखसती मांग ली थी। शरीफ तो परेशान सा होकर रह गया था। अभी पिछले महीने ही इसकी बीवी को टीबी का मर्ज लाहक हो गया था। इसने सेठ से पैसे लिए थे क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो ना बीमारी की जांच पड़ताल की जाती थी और ना ही अदवाइयात दी जाती थी, इसलिए प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया था। बीवी को कुछ अफाका हुआ ही था कि बेटी की ससुराल वालों ने शादी का शोर मचा दिया। 15 घंटे की ड्यूटी शरीफ अपने सेठ के घर पर दे रहा था। वो एक सेठ के बंगले में चौकीदारी की नौकरी करता था, लेकिन बाजार से सौदा सल्फ लाने की भी जिम्मेदारी इसी की थी। बाकी भी घर के बहुत से छोटे मोटे काम वो कर देता था। तनख्वाह भी बहुत ज्यादा ना थी, लेकिन सेठ अच्छा था। फिर शरीफ नाम का ही नहीं बल्कि आदत का भी बेहद शरीफ था। इसने आज तक कभी सेठ की बीवी को आंख उठाकर नहीं देखा था। शरीफ के होते हुए सेठ को अपने घर की फिक्र नहीं होती थी। वो यूं इसके घर का ख्याल रखता था जैसे ये इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो। और आजकल के दौर में ऐसे लोगों का मिलना भी बहुत मुश्किल हो चुका था, इसलिए सेठ इसकी माली मदद कर दिया करता था। बेगम साहिबा भी अपने और बच्चों के पुराने कपड़े शरीफ को ही देती थीं, जिसको पहनकर ही इसकी बच्चियों ने परवरिश पाई थी। बेटी की शादी पर भी सारे इंतजामात इसने खुद किए थे, लेकिन अपनी ड्यूटी से भी इसने मुंह नहीं मोड़ा था। बस रुखसती से 1 घंटा पहले वहां पहुंचा था। बेटी का निकाह कराया, खाना वाना खिलाकर रुखसत किया और वापस अपनी ड्यूटी पर चला गया। सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था। शरीफ अब मुतमईन था कि चलो शुक्र है बेटी अपने घर की हो गई। एक जिम्मेदारी इसके सर से उतरी। अब ये सोच रहा था कि 30,000 की कलील तनख्वाह में
घर को कैसे संभालेगा और कैसे सेठ का कर्जा उतारेगा। अगर वो अपनी 12 घंटे की बजाय 18 घंटे की भी ड्यूटी कर देता तो सेठ 10,000 ऊपर बढ़ा देता। शरीफ की आंखों के नीचे गहरे हल्के साफ नुमाया होने लगे थे। इसकी आंखें रात भर जाग जाग कर यूं थी जैसे अंदर धंस चुकी हों। पूरे जिस्म पर लगता था कि सिर्फ हड्डियां हैं, गोश्त नहीं। उम्र से पहले वो अपनी उम्र से 10-15 साल बड़ा लगने लगा था। वजह ये थी कि गुर्बत में इज्जत की रोटी कमाना बहुत मुश्किल हो चुका था। अगले रोज जब वो घर आया ताकि वो सुकून से 4-5 घंटे सो जाए ताकि दोबारा से ड्यूटी दे सके। थका देने वाली ड्यूटी देकर वो घर पहुंचा ही था, लेकिन जैसे ही घर पहुंचा घर पर एक बेहंगम सा शोर था। बेटी के ससुराल वालों की एक नई रस्म थी कि शादी के अगले रोज बेटी को वो मैके छोड़ने वो खुद आते थे। दोपहर के वक्त ही शरीफ घर पहुंचा था और देखा तो बीवी किचन में खड़ी बड़े पतीले में मुर्गी का सालन बना रही थी। बेटी और इसकी सास और नंदे सब सहन में बैठी हैं। नंदों के शौहर और बच्चे तक साथ आए थे। तकरीबन घर में 15 से 20 अफराद थे। बच्चों ने पूरे सहन में उधम मचा रखा था। मजबूरन शरीफ को इन मेहमानों के पास बैठना पड़ा। इसने तो सोचा था कि चलो बेटी अपने घर की हुई तो अब वो सुकून से अपने घर के अखराजात को कम करेगा, लेकिन बेटी के ससुराल वाले तो रस्मों के नाम पर इसके घर बैठे थे। कुछ देर मेहमानों के पास बैठकर जब वो किचन में आया तो बीवी कहने लगी कि खाना तो ये लोग खाकर ही जाएंगे। कहने लगी, सालन तो मैं बना रही हूँ, रोटियां तुम बाजार से ले आओ। इतने सारे मेहमानों की रोटियां घर में तो बनने से रहीं। शरीफ कहने लगा, तुम्हें पता भी है कि मैंने सेठ से कर्जा उठा के ये शादी की है। वो कहने लगी, तो मैं क्या कर सकती हूँ। अब अगर बेटी की ससुराल वाले घर आ गए हैं तो क्या इन्हें घर से निकाल दें। खाना तो पूछना ही पड़ेगा ना। बीवी की बात सुनकर शरीफ घर से बाहर निकल गया। तंदूर वाले से उधार में रोटियां लेकर आया। इसके ससुराल वालों को खाना खिलाया। अपनी तरफ से उन्होंने अच्छी मेहमान नवाजी की थी, लेकिन फिर भी इसकी सास और नंदों के मुंह बने हुए थे। शायद इस वजह से कि इसने खाने में सिर्फ एक ही सालन रखा था। खाना खाते ही सास ने जाने की जल्दी मचा दी। फिर शरीफ से कहने लगी कि बेटी को अब 4 दिन अपने पास ही रखो, ये हमारी रस्म है। 4 दिन बाद हम फिर से इसे लेने आएंगे। और फिर वो कहने लगी कि इस बार तो मैं आपसे कुछ नहीं कह रही, लेकिन अगली बार मेरी सारी बेटियां और दामाद मेरे साथ ही आएंगे। आपने तो इस बार एक ही सालन रख दिया, लेकिन देखे मैं दामाद वाली हूँ। अगली बार खाना अच्छा रखिएगा, वरना मेरे दामाद तो मेरी बेटियों को ताने दे देकर ही तंग कर डालेंगे। आप तो इन बातों को अच्छी तरह से समझते हैं। शरीफ ने आगे से कुछ नहीं कहा, उल्टा सोच में पड़ गया था कि 4 दिन बाद जब बेटी की सास इसे लेने आएगी तो वो दावत के इंतजाम के लिए पैसे कहाँ से लाएगा। वो तो साफ कह गई थी कि अगली बार अच्छा इंतजाम करे। बेटी की सास नंदे जा चुकी थी। शरीफ सर पकड़कर वहीं पर सहन में रखी चारपाई पर बैठ गया। बेटी ने जब बाप को परेशान देखा तो कहने लगी, अब्बा फिक्र मत करें, मेरे पास मेरी सलामी के कुछ पैसे मौजूद हैं, वो आप रख लें। मेरी सास को इन पैसों का नहीं पता। शरीफ ने तशक्कुर भरी नजरों से बेटी की तरफ देखा, जो इसके कहे बिना ही इसका मसला समझ गई थी। बेटी ने अपने पर्स से 10,000 रुपए निकाले और बाप के हाथ में रख दिए। कहने लगी, आप इन पैसों से खाने का अच्छा इंतजाम कर दीजिएगा। शरीफ को अपनी बेटी पर जी भरकर प्यार आया था। इसने इसके माथे का बोसा लिया, नम आंखों से इसे साथ लगाया और कहने लगा कि मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है तुमसे पैसे लेते हुए, लेकिन मैं मजबूर हूँ बेटा। आंखों की नमी इसके लहजे में भी घुल गई थी। एक बेबस बाप किस तरह से ये लफ्ज अदा कर रहा था, ये वही जानता था। बेटी ने शरीफ के दोनों हाथों को पकड़कर होंठों को लगाया और कहने लगी, अब्बा, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आपने आज तक हमारे लिए सब कुछ किया है। 4 दिन बाद शरीफ ने खाने का अच्छा एहतमाम किया था। सास और नंदे सभी बड़ी खुश थीं। बेटी वापस अपने घर जा चुकी थी। इस बात को भी 2 माह ही गुजरे थे कि फिर से बेटी की सास इसे घर पर ले आई। कहने लगी कि आपको मुबारक हो, आप नाना बनने वाले हैं। ये खबर सुनकर शरीफ खुश हो गया था। फिर वो कहने लगी कि हमारे यहाँ रिवाज है कि पहले बच्चे का सारा खर्चा लड़की के घर वाले करते हैं। ये सुनकर शरीफ की मुस्कुराहट चेहरे से गायब हो गई थी और चेहरे पर तफक्कुर की लकीरें गहरी होने लगी। ये एक नई फरमाइश थी। कहने लगी कि पहली दफा तो आपकी बेटी को हॉस्पिटल में ही मैं ही ले गई थी और इसका खर्चा भी मैंने ही कर दिया था, लेकिन अब जो रस्म है इसके मुताबिक अगली बार ये जब भी हॉस्पिटल जाएगी इसके पैसे आपको देने पड़ेंगे। ये सुनकर तो शरीफ की बीवी भी परेशान हो गई थी। सास ने कहा कि हर महीने चेकअप के 5,000 रुपए चाहिए होंगे, बाकी 7वें महीने में आपकी बेटी को आपके घर छोड़ जाऊंगी।
जब बच्चा हो जाएगा तो फिर ही लेने आऊंगी। और देखें, हमारे घर ये भी रस्म है कि जब सास और नंदे बहू और पोते को लेने आती हैं तो बहू के मेके वाले सब लोगों को जोड़े देते हैं। तो देखिए, जोड़े आप लोग ऐसे दीजिएगा ताकि मेरी बेटियों के ससुराल वालों में इन्हें बातें न सुननी पड़े। ये कहकर वो बेटी को भी साथ ले गई। अब तक शरीफ ने अपने सेठ के सिर्फ 40,000 ही उतारे थे। हर माह वो 20,000 अपने सेठ को दे रहा था और बाकी घर का खर्चा जो कि बीवी बहुत ही मुनासिब कर रही थी। यूं समझे कि जरूरत के अलावा इनके घर में कोई भी चीज नहीं आती थी। और इस पर अब ये नया खर्चा शरीफ ने अपने मालिक से कहा। जहां वो 18 घंटे ड्यूटी देता है, इसकी ड्यूटी 2 घंटे और बढ़ा दें। ये सुनकर सेठ ने इसकी तरफ देखा और कहने लगा, 20 घंटे की ड्यूटी दोगे तो पागल हो जाओगे। तुम्हें आराम की भी जरूरत है शरीफ। वो कहने लगा, सेठ साहब, मैंने तो सोचा था बेटी की शादी करूंगा तो वो अपने घर में सुकून से रहेगी, लेकिन यहाँ तो रस्मों के नाम पर खर्चे शुरू हो गए हैं। बेटी की ससुराल वाले कह रहे हैं कि पहले बच्चे का सारा खर्चा मुझे ही करना है। अब कमाऊंगा तभी तो ये सब पूरा करूंगा। कुछ देर तो मालिक इसे देखता रहा, फिर कंधे उचकाकर कहने लगा, जैसे तुम्हारी मर्जी। शरीफ की अब ये हालत थी कि 20 घंटे की ड्यूटी देकर जब वो वापस आता तो निढाल हो चुका होता। आते ही सो जाता। 4 घंटे बाद हड़बड़ाकर उठ बैठता। बीवी से कहता कि इसे उठाया क्यों नहीं। वो कहती, कोई बात नहीं, अगर तुम कुछ देर बाद चले जाओगे तो। वो कहने लगा, क्या तुम्हें नहीं पता कि एक नया खर्चा हमारे सर पर आन पड़ा है। शरीफ की बीवी ने इसके सामने खाना रखा तो कहने लगा, मुझे भूख नहीं है, मेरी तो भूख ही मर चुकी है। हर माह 5,000 अलग निकालने हैं और इसके बाद बच्चे की पैदाइश में जाने कितने पैसे लग जाएंगे। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूंगा। शरीफ के लाख मना करने पर भी इसकी बीवी ने जबरदस्ती इसको रोटी खिलाई थी। कहने लगी कि खाना नहीं खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। तो फिर क्या करोगे। जैसे तैसे इसने हलक से निवाले उतारे थे और फटाफट से नहा धोकर अपनी ड्यूटी पर चला गया। 7वें महीने जब बेटी घर आई तो पीली जर्द पड़ी हुई थी। पहले से बेहद कमजोर थी। इस बार इसको छोड़ने इसका शौहर आया था। बड़ा ही नखरेबाज था। टांग पर टांग रखे बैठा रहा। शरबत पीने के बाद भी कहने लगा कि खाना खाकर ही जाऊंगा। शरीफ दामाद के लिए बाजार से चिकन टिक्का और दूसरी अशिया ले आया और खाना इसके सामने रख दिया। दामाद ने खाना खाया और चला गया। बेटी बेहद कमजोर थी। शरीफ की बीवी ने बेटी से पूछा कि क्या बात है, तुम सही से खा पी नहीं रही। तो इसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। कहने लगी, बस अम्मा, सब कुछ खाती हूँ, पता नहीं क्यों सेहत नहीं बन रही। शरीफ ने महसूस किया था कि जब से बेटी आई थी चुप चुप सी थी। एक बार जब शरीफ ड्यूटी करके थका हारा घर पहुंचा तो इसकी बीवी कहने लगी कि मैं बेटी को आज डॉक्टरनी के पास लेकर गई थी। वो कहती है कि तुम्हारी बेटी और इसका बच्चा बहुत कमजोर है। अगर इन्हें अच्छी खुराक ना दी गई तो खतरे वाली बात है। ये सुनकर शरीफ मजीद परेशान हुआ था। बेटी को दूध, फल और अच्छी खुराक की जरूरत थी जो वो देने से कासिर था। कहने लगा कि तुम फिक्र ना करो, मैं कुछ करता हूँ। कुछ देर बाद कहने लगा कि जो दूध चाय के लिए आता है, तुम हमें चाय मत दिया करो, बस पानी और पत्ती का कहवा बनाकर दे दिया करो। वो दूध तुम बेटी को पिला दिया करो, इसे इस वक्त ज्यादा जरूरत है। ये कहकर वो घर से बाहर चला गया। पूरे रास्ते यही सोचता रहा कि अब क्या करे, बच्ची की खुराक कहाँ से पूरी करे। 20 घंटे की ड्यूटी देने के बाद जब वो घर के लिए लौट रहा था तो इसने देखा कि एक फल फरोश गले सड़े फल जमीन पर फेंक रहा है। शरीफ इसके पास गया। कहने लगा कि ऐसा करो, ये खराब फल तुम मुझे दे दो, तुम्हारे तो ये किसी के काम के नहीं है। वो कहने लगा कि तुम क्या करोगे। इसने कहा कि यार, मैं गरीब सा बंदा हूँ, इस वक्त बेटी को फलों की जरूरत है जो मैं खरीद कर नहीं दे सकता। इस फल फरोश ने थोड़ा सा फल इसको दे दिया। कहने लगा कि ये ले जाओ, अपनी बेटी को ये साफ सुथरा फल खिलाओ, मुझे इसके पैसे नहीं चाहिए। ये सुनकर शरीफ इसे हैरत से देखने लगा। फल फरोश कहने लगा कि मैं जानता हूँ बेटी वालों की कितनी मजबूरियां होती हैं, मेरी भी बेटियां हैं, इसलिए ये तुम ले जाओ। शरीफ ने नम आंखों से वो फल का शॉपर पकड़ा और घर ले आया। बीवी से कहने लगा कि ये सिर्फ रुखसाना को ही खिलाना। बीवी कहने लगी कि इतना महंगा फल तुम कहाँ से ले आए हो। वो कहने लगा कि है कोई अल्लाह का बंदा जिसने आज तो मुफ्त में दे दिया, चलो चंद दिन तो बच्ची के अच्छे गुजर जाएंगे। जैसे तैसे ये वक्त भी शरीफ ने बड़े सब्र से गुजारा था। सेठ का कर्जा भी उतार चुका था और फिर एक नया उधार मांगने इसके पास पहुंचा था। क्योंकि बेटी की डिलीवरी का वक्त करीब आ चुका था, इसने शेख से कहा कि बस इस बार 50,000 ही इसे चाहिए, ये भी बहुत जल्द चुका देगा।
सेठ ने इस बार कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वो पिछली सारी रकम उतार चुका था, इसलिए इसे 50,000 रुपये उधार दे दिया। लेकिन पिछले 1 साल में वो मजीद कमजोर हो चुका था। चलता था तो इसका सांस फूलने लगता था कि जिस्म पर गोश्त नाम की कोई चीज बाकी ना रही हो। बहरहाल बेटी ने एक बेटे को जन्म दिया था, ये सुनते ही इसके सारे ससुराल वाले हॉस्पिटल में मजमा लगाकर बैठ गए। दादी ने 1 रुपया भी बच्चे के हाथ में ना रखा था, ना ही इसका कोई सदका उतारा था, ना ही मिठाई का एक लड्डू किसी को अपने पैसों से खिलाया था। इसकी सास कहने लगी, भाई साहब, अल्लाह ने नवासा दिया है आपको, आप क्या सूखे मुंह ही ये खबर सुना रहे हैं? जाएं जाकर देसी घी की मिठाई लेकर आएं। शरीफ की जेब में बस 3,000 ही बचे थे। हॉस्पिटल के सारे खर्चे वो दे चुका था। मजबूरन इसे मिठाई लानी पड़ी। इसकी नंदो और सास ने जी भरकर मिठाई खाई थी। फिर कहने लगी कि हमारे यहाँ ये रस्म है कि पहला बच्चा हो तो नाना ही सारे खानदान में मिठाई बांटता है। फिर कहने लगी कि मेरी बरादरी तो खैर बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन 15 किलो मिठाई का इंतजाम आप लोग कर दीजिएगा। ये सुनना था कि शरीफ के होश उड़ गए। रस्मों के नाम पर ये औरत इसे लूटे जा रही थी। इस बार शरीफ ने साफ इनकार कर दिया। कहने लगा, बहन जी, हमारे यहाँ ऐसी कोई रस्म नहीं है और मैं मजीद कोई भी खर्चा नहीं कर सकता। मैं बेटी का बाप हूँ। आप पहले भी मेरे हालात से वाकिफ हैं। मैं सिर्फ एक चौकीदार की नौकरी करता हूँ। फिर भी जो कुछ अपनी बेटी के लिए कर सकता था मैंने किया है, लेकिन इससे ज्यादा मेरी बसात नहीं है। ये सुनना था कि इसकी सास के माथे पर तेवरी सी चढ़ गई। इसने अपनी बेटियों को उठने का इशारा किया और चली गई। शरीफ अपनी बेटी को लेकर घर आ गया। जैसे ही 4 दिन पूरे हुए और इसके शौहर ने कहा कि वो चंद दिन में इसको लेने आ रहा है, तो बेटी फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, अब्बा, मुझे इनके घर में मत भेजो, ये लोग बहुत जालिम हैं। पिछले 1 साल से मैं इन लोगों की ज्यादतियों को बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन अब मुझ में हिम्मत नहीं है। ये सुनकर शरीफ परेशान सा हो गया था। वो रोते हुए बताने लगी कि इसकी सास इसे खाने को भी ढंग से कुछ नहीं देती और सारे घर का काम इस अकेली से करवाती है। शौहर भी इस पर रोजाना हाथ उठाता है, जरा जरा सी बात पर इसे मारता पीटता है। ये सब सुनकर शरीफ के दिल पर तो गहरे घाव पड़ गए थे, लेकिन इसकी गुर्बत इसकी सबसे बड़ी मजबूरी थी। शरीफ ने अपनी बेटी को ही समझाया था। कहने लगा कि तुम मेरी भी मजबूरी को समझो। तुम्हारी 2 बहनें अभी गैर शादीशुदा हैं और मुझे इनकी भी शादी करनी है। अगर मैं तुम्हें घर पर बिठा लूंगा तो इनके रिश्ते नहीं आएंगे। यहाँ पर तलाक हो जाए तो औरत को ही कसूरवार समझा जाता है। ये सुनकर बेटी चुप हो गई थी। शौहर लेने आया तो खामोशी से इसके साथ चली गई। 4-5 माह गुजर गए, लेकिन बेटी का कोई भी पता न था। एक दिन शरीफ का दिल बेहद घबराने लगा था। बेटी की तरफ से इसे अजीबो गरीब से वसवसे आ रहे थे। दिल का ये हाल था कि बिन पानी की मछली की तरह से मचल रहा था। वजह भी वो नहीं जानते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। आज वो छुट्टी लेकर घर जल्दी आ गया। बीवी से कहने लगा कि चलो आओ, रुखसाना से मिलकर आते हैं। बीवी भी तैयार हो गई। जैसे ही इसके घर के पास पहुंचे, अंदर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। शरीफ और इसकी बीवी का तो दिल ही दहल गया था, क्योंकि आवाजें इसकी बेटी की थी। शरीफ ने जल्दी से दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर बाद ही इसके दामाद की करख्त आवाज आई कि कौन है। इसने कहा कि मैं शरीफ हूँ, दरवाजा खोलो। ये सुनकर कुछ देर तो खामोशी छा गई। इसके बाद इसके दामाद ने दरवाजा खोला तो सामने ही बेटी फर्श पर नीम मुर्दा सी हालत में लेटी हुई थी। शरीफ भागता हुआ अपनी बेटी के पास आया। इसके हाथों को आग से दागा गया था। इसके चेहरे पर नील के निशान थे और गर्दन पर नाखूनों के निशान थे कि जैसे इसे बहुत मारा पीटा गया हो। शरीफ ने बेटी के पास जाकर इसे पुकारा तो इसने बामुश्किल आंखें खोलकर अपने बाप को देखा था। फिर मुस्कुराई। कहने लगी, अब्बा, मैंने आपकी इज्जत रखने की खातिर इनका हर जबर सहा है, लेकिन शायद अब मुझ में ताकत नहीं रही। मैं रात से रब से यही दुआ कर रही थी कि मुझे एक बार अपने माँ बाप का चेहरा दिखा दे। ये कहने के बाद इसने शरीफ की गोद में ही सर रख लिया और चंद लम्हों में ही दम तोड़ दिया। ये देखकर तो शरीफ पागल सा हो गया था। इसकी बेटी शादी के नाम पर अपने बाप की इज्जत रखते रखते दुनिया से रुखसत हो गई थी। इसका छोटा सा बच्चा रो रहा था, जिसे ये तक नहीं पता था कि इसकी माँ मर चुकी है। इसकी सास और शौहर खामोश खड़े थे। शरीफ ने अपनी बेटी का सर जमीन पर रखा। इसकी बीवी भी बेतहाशा रो रही थी। शरीफ दामाद के पास आया और इसे मारने लगा। कहने लगा, तूने मेरी बच्ची के साथ क्या जुल्म कर दिया? तुमने इसे जान से ही मार डाला। इस बार शरीफ ने सब्र नहीं किया था। इसने अपने दामाद और इसकी माँ को पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन बेटी मर चुकी थी।
शरीफ ये सोच रहा था कि काश ये कदम कुछ महीने पहले उठा लेता तो इसकी बेटी शायद जिंदा होती।